हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात करें फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने देखा कि फोटोसिंथेसिस में 2 टाइप की रिएक्शन थी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो डार्क रिएक्शन की सेकंड साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। डार्क साइकिल की जो फर्स्ट साइकिल थी उसको हमने कैल्विन मेंसन के नाम से पढ़ा, जो थी C3 साइकिल, जिसके अंदर C3 है, मतलब 3PGA बन रहा था। अब यहाँ पे जो मैंने 3PGA वाला साइकिल समझाया आपको, C3 वाला, वो एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में समझाया। उसी की जगह आप 6 कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज करके सेम वही साइकिल बना सकते हैं। ATP का कैलकुलेशन मैंने बता दिया था, उसी कैलकुलेशन को आपको यूज करके ATP का साइकिल है वो भी बना सकते हैं, ठीक है। और यदि आप एग्जाम में, मैंने आपसे जैसे कहा कि यदि आप एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी उस सर्किल को समझा के आते हैं तो वो इजी है, आप लोग समझा सकते हैं। और उसके अलावा जो थ्योरी थी कि पीछे 2 पेज की आपको जो थ्योरी दे रखी है वो थ्योरी उसी की है कि मतलब कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, कहाँ कार्बोक्सिलेशन हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें रीजनरेशन वाली, तो वो सेम की सेम थ्योरी है। आप नॉर्मल है कि जैसे जैसे आपकी साइकिल चल रही है उसके अकॉर्डिंग भी आप थ्योरी लिख सकते हैं। और जितनी थ्योरी मैंने आपको बोर्ड पे लिख के दी उतनी सफिशिएंट है। जैसे आज हम लोग बात करने वाले हैं C4 साइकिल के बारे में। C4 साइकिल है, इसको हैच एंड स्लैग साइकिल भी कहा जाता है। हैच एंड स्लैग साइकिल बोलने का रीजन हो गया कि उन्होंने स्टडी की थी, वो साइंटिस्ट के नाम पे इस साइकिल के नाम को रख दिया। उसी के साथ में इसको बोला जाता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, DCA साइकिल। तो यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसको क्या बोल दिया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोल दिया, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो हम साइकिल पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग देखिए सबसे पहले जैसे हम लोगों ने C3, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग ज़्यादा इसमें उलझने की कोशिश मत कीजिए, उलझ जाओगे तो चीज़ें भूलने लग जाओगे। आप C3 को आपको जितना पढ़ाया उसमें सारे के सारे 1 नंबर के क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं और आपका बड़ा क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा वो भी कवर हो रहा है। और C4 साइकिल के साथ भी ऐसा ही है। और सबसे फेमस जो क्वेश्चन है वो होता है C3 और C4 साइकिल में डिफरेंस। तो नेक्स्ट वीडियो हम जो पढ़ेंगे वो C3 और C4 साइकिल के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज अभी आप लोग देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले इसकी स्टडी किसने की, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखिए कॉर्चॉक और कैप्रिलो, ये 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि शुगर केन की स्टडी करने वाले कौन हो गए, कॉर्चॉक, और जो मेज की स्टडी करने वाले हो गए वो कैप्रिलो। तो हम लोगों ने जो C3 में बात की थी, मैंने कहा ना डिफरेंस पे क्वेश्चन बनेगा, तो डिफरेंस में मैंने आपसे बात कही थी कि C3 साइकिल है वो जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है उन सब में होता है, लेकिन C4 साइकिल सब में नहीं होता, ठीक है। तो C4 साइकिल की स्टडी कौन से प्लांट्स में की गई थी, और यहाँ पे आप मेरे को आंसर करेंगे C3 साइकिल की स्टडी है वो कौन से प्लांट्स पे की गई। उन प्लांट्स के नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, और जितने ज़्यादा आंसर आएंगे उतने जल्दी आपको वीडियो मिलेंगे। और यदि आप ऐसे सोचते हो कि 1 या 2 बच्चे से मेरा मोटिवेशन है वो बना रहता है, मैं रेगुलरली वीडियो डालूंगी, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई ये कीजिए, लास्ट वीडियो ही तो पढ़ा है, एक पेज पलटते हैं आपको उसका आंसर मिल जाएगा, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो स्टडी की वो की शुगर केन और मेज पे, ठीक है। शुगर केन और मेज की जो लीव्स है उनके अंदर इन्होंने C4 साइकिल को देखा, और इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के नाम पे हमें ध्यान में है ये 4 कार्बन वाला है, तो इसका साइकिल का नाम क्या हो गया, C4 साइकिल हो गया, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं कि इसकी डिटेल स्टडी है, ये इसका जो साइकिल मेथड है वो किसने दिया था, हैच और स्लैग ने, इसलिए इस साइकिल का नाम क्या हो गया, हैच और स्लैग साइकिल हो गया, ठीक है। उसके बाद में बोलते हैं कि ये पाया कहाँ जाता है, मैंने कहा कि ये सारे के सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में नहीं है, ये सिर्फ मोनोकोट्स प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है। फिर आप कहोगे कि भाई मोनोकोट्स में देखने को मिलता है मतलब सारे के सारे मोनोकोट्स में देखने के लिए मिलता है, नहीं मिलता, इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ प्लांट्स ऑफ मोनोकोट्स, मोनोकोट्स के मोस्ट ऑफ प्लांट्स में मिलेगा लेकिन सब में मिलेगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे है शुगर केन, मेज और sorghum जो ज्वार होता है ना, ठीक है। तो आप लोगों को इस टाइप से ध्यान में रखना है। वीट भी मोनोकोट है लेकिन वीट में ये नहीं पाया जाता। उसके बाद में देखिए सम डाइकोट प्लांट्स में भी ये प्रेजेंट है। तो सम डाइकोट प्लांट कौन से हैं यहाँ, एमनेंथस, यूफोर्बिया और चिनोपोडिया। तो ये आपको नाम ध्यान में रखना है कि कौन से मोनोकोट्स में प्रेजेंट है और कौन से
डाइकोट में ये साइकिल है वो प्रेजेंट होता है। उसी के साथ में हम लोग बात करेंगे क्रेंच एनाटॉमी के बाद में। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे हैं तो उस बात में हम लोगों ने क्या किया कि लीफ है, ये लीफ हो गया, ठीक है। इस लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स होती है। मेसोफिल सेल्स का मीन्स जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। हम लोगों ने जब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर देखे थे तो क्लोरोप्लास्ट में भी हम लोगों ने यही बात की थी कि क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होने के साथ में ये क्या करते हैं कि एक मेसोफिल सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास में हमने सिर्फ एक ही बताया था। तो उसी की तरह क्या है कि यहाँ पे मेसोफिल सेल्स में तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मतलब उसके अंदर तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी, लेकिन उसी के साथ में यदि आपने मोनोकोट की एनाटॉमी पढ़ी होगी तो मोनोकोट की जो एनाटॉमी थी उसके अंदर जो जाइलम फ्लोएम है, मतलब वैस्कुलर टिश्यू है, वैस्कुलर टिश्यू के बाहर की तरफ एक राउंड में एक माला जैसी आकृति बनी हुई थी, ठीक है। लाइक कि यहाँ पे जाइलम फ्लोएम ये हो गए, इसके बाहर की तरफ जो सेल्स की एक माला जैसी बनी हुई है, ठीक है, मतलब इसकी एनाटॉमी क्या है, बाकी लीफ से डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो पाई जा रही थी यहाँ पे, इसको हम बंडल शीथ बोलते हैं, मतलब जो वैस्कुलर बंडल है उनको कवर किए हुए हैं वो क्या है, बंडल शीथ है। अब बंडल शीथ और मेसोफिल है, उसके दोनों के दोनों सेल्स अलग हो गए, उनके दोनों के क्लोरोप्लास्ट भी अलग हो गए। तो जिन प्लांट्स में ये दोनों टाइप के क्लोरोप्लास्ट वाली लीफ होती है, मतलब दोनों टाइप की एनाटॉमी है वो प्रेजेंट होती है, तो उसको बोलते हैं क्रेंच एनाटॉमी। क्या बोलते हैं, क्रेंच एनाटॉमी। क्रेंच वर्ड है वो जर्मनी का जो माला होती है ना, ठीक है, वो माला को क्रेंच बोला जाता है। तो यहाँ पे क्रेंच एनाटॉमी है वो इसी पे बोला हुआ है कि बंडल शीथ में भी कुछ क्लोरोप्लास्ट है वो स्पेशली प्रेजेंट है। तो हमने बात की है कि एक तो मेसोफिल में प्रेजेंट है और एक किसमें, बंडल शीथ सेल्स में भी प्रेजेंट है। तो हमारे जो मतलब एक ही जगह जो साइकिल चलता है, ठीक है, एक ही क्लोरोप्लास्ट में चल रहा था वो C3 साइकिल था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों प्रकार के क्लोरोप्लास्ट में चलेगा, मेसोफिल में भी चलेगा और बंडल शीथ में भी चलेगा। C3 है वो बंडल शीथ में चल रहा था, लेकिन वहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को मेंशन करेंगे, वहाँ देखिए कि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट रहेगा वो शॉर्ट रहेगा, छोटा रहेगा। यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट रहेगा वो लार्जर मीन्स बड़ा रहेगा, ठीक है। हम लोगों ने देखा मेसोफिल है वो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, मतलब उसमें ग्रेनम है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे एग्रेनल, यहाँ पे ग्रेना है वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ATP, NADPH2, O2 ये सब चीज़ों की प्रेजेंस पाई जा रही है, क्योंकि ग्रेनम प्रेजेंट है तो ग्रेनम में लाइट रिएक्शन भी होगी, लाइट रिएक्शन होगी तो NADPH2 और ATP और O2 इन सब का फॉर्मेशन भी होगा। यहाँ पे कैल्विन साइकिल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, मतलब ग्रेनस नहीं पाए जा रहे, ग्रेनम नहीं पाए जा रहे, तो यहाँ पे O2 का सिंथेसिस भी नहीं होगा, लाइट रिएक्शन भी नहीं होगी, NADPH2 भी नहीं बनेंगे और ATP का फॉर्मेशन भी यहाँ पे नहीं होगा, मतलब जेड स्किप O2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पाया जाता है, C3 साइकिल है वो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम है वो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक बार मैं वापस बता देती हूँ आपको कि मेसोफिल सेल्स है और बंडल शीथ सेल्स है, ठीक है। बंडल शीथ को BS सेल्स भी बोल सकते हैं और मेसोफिल होएगी। मेसोफिल ग्रेनल है, तो ग्रेनल होगी तो वो कौन सी रिएक्शन पे ज़्यादा जोर देगी, वो जोर देगी लाइट रिएक्शन पे, कि लाइट रिएक्शन भी हो रही है, NADPH2 भी बन रहा है, ATP भी बन रहा है, O2 भी बन रहा है। यहाँ पे खाली स्ट्रोमा वाले भाग की बात चल रही है, ग्रेनम हम भूल चुके, लेकिन यहाँ पे तो ग्रेनम भी था, यहाँ पे ग्रेनम भी नहीं है, तो ये एग्रेनल हो गया। जेड स्किन भी इसमें नहीं है, O2 का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा, C3 है वो इसमें प्रेजेंट है। जो हमने C3 साइकिल देखा तो हमने कहा था सारे के सारे जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उनमें होता है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ तो C3 है वो होगा, लेकिन C3 वाले में हमने C4 को नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम C3 भी पढ़े, C3 के साथ में C4 भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको जो पढ़ना है तो इसके लिए आपको सिर्फ 4 ही नाम याद रखने की ज़रूरत है, तो उसके साथ में अपने को ये पूरा का पूरा साइकिल है वो याद हो जाएगा। हमें मेजरली ध्यान में रखना है साइकिल, इसकी जो रिएक्शंस है कि भाई इसमें क्या होगा, फिक्सेशन होगा, इसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा और इसमें एक क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेप फॉलो होने वाले हैं, जैसे कि उसमें हम लोगों ने पढ़े थे
ठीक है। तो उसी टाइप से यहाँ पे भी 3 ही स्टेप पढ़े जाएंगे, उसमें जो ब्लू पेन से ब्लू कलर से 3 लिखे हुए थे, ठीक है, तो वो 3 स्टेप्स थे, बताऊंगी नहीं आपको, कमेंट सेक्शन में बताना है, या आपको खुद को रिकॉल करना है हाँ हमने क्या पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे जो है तो यहाँ पे आपको मोटा मोटी सिर्फ 4 नाम ध्यान में रखने हैं। 4 नाम किस टाइप से कि भाई आपने ये साइकिल बना लिया, ठीक है, एक साइड मेसोफिल सेल्स लिख दो और एक साइड बंडल शीथ सेल्स लिख दिया, ये शॉर्टर होते हैं, ये लार्जर टाइप के क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट CO2 को एक्सेप्ट करने वाला जो रहेगा, वहां पे कौन था CO2 को एक्सेप्ट करने वाला, वहां था RUBP, और यहाँ पे कौन है PEP, ठीक है, हमने PEP, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है PEP है वो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है। तो यहाँ पे आपको फॉस्फोइनोल पायरुवेट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो CO2 का फिक्सेशन करेगा। अब यहाँ पे वहां पे था RUBP 5 कार्बन वाला, लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन वाला है, जस्ट 3, तो 3 है, एक CO2 को लिया तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो कितने का बनेगा, 4 का, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। फॉस्फोइनोल पायरुवेट एसिड है वो CO2 को फिक्सेशन करेगा, CO2 इसमें किसके फॉर्म में आ रहा है, SCO3 की फॉर्म में, हम लोगों ने देखा हुआ है मिनरल्स में CO2 है वो किसके फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तो SCO3 की फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। CO2 को इन्होंने लिया और लेके क्या बना दिया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये बात थी OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो 4 कार्बन वाली चेन हो गई, ठीक है। अब ये 4 कार्बन वाली चेन है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, NADPH2 को यूज किया और NADP रिलीज कर दिया, मतलब यहाँ पे H2 को यूज किया और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैलिक एसिड में। कुछ बुक्स में आपको मैलेट लिखा हुआ मिलेगा, कुछ जगह आपको मैलिक एसिड लिखा हुआ मिलेगा, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपका काम चल जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ क्या दिखाना है, 4 कार्बन की चेन शो करनी है। तो मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड यहाँ पे रहेगा नहीं, मैलिक एसिड कहेगा भाई मेरे को तो घूमने जाना है, तो मैलिक एसिड कहाँ चला जाएगा, बंडल शीट के अंदर, मतलब सेम ही चीज़ आपको वापस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवा देनी है, ठीक है, ट्रेन के थ्रू, बस के थ्रू, प्लेन के थ्रू, किसके भी थ्रू भी आप यहाँ पे पहुँचा दिए। अब ये जो मैलिक एसिड है ये 4 कार्बन वाली है, तो यहाँ इसका क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो ये NADPH2, जितने यहाँ NADPH2 यूज होंगे उतने NADPH2 यहाँ पे रिलीज भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे NADPH2 है, वहाँ जितने यूज होते उतने रिलीज हो गए, लेकिन NADPH2 चाहे हम 1-1 की बात करें, चाहे हम 2-2 की, चाहे 6-6 की बात करें, मतलब बैलेंस क्या बन जाना है, वापस बन जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 4 कार्बन वाले हैं, उससे से डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, मतलब जो CO2 है वो रिलीज हो गई। अब ये CO2 को यूज कौन कर लेगा, यहाँ पे कैल्विन साइकिल में रूबिक्स स्क्वायर वो कैच कर लेगा। और आगे जो हमने कैल्विन साइकिल पढ़ी थी 6 स्टेप्स में, 6 हमने कॉलम्स बने थे, वही सेम आपको यहाँ पे शो करने, शो करो तो चलेगा, नहीं करोगे तो भी कैल्विन साइकिल लिखने से भी चलेगा। इसका जो डायग्राम है जो NCERT में है वो भी बहुत सुंदर है डायग्राम, और डायग्राम है वो मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगी, अदरवाइज ये भी बनाते हो तो आपको सफिशिएंट है, ठीक है। तो आपको ये डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप समझ में आ गया। सबसे पहले क्या था, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, एक CO2 को जोड़ा, बन क्या गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो मतलब ये दोनों चीजें भी याद रखनी है, PEP तो एक्सेप्टर है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो हमारे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। उसके बाद में आपको इजी सा नाम ध्यान में रखना है, मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्पेलिंग में मैंने मैलेट लिख दिया था पहले, फिर ये T बीच में लगा हुआ है तो आप लोग इसको करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ मैलिक एसिड और यहाँ मैलिक एसिड, 4 कार्बन। अब इस 4 कार्बन को मैं यहाँ पे ट्रांसफर करती हूँ, तो यहाँ पे 1 कार्बन यहाँ पे निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। यदि आप लोगों ने पायरुविक एसिड का नाम नहीं सुन रखा है तो हम लोग जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में एक प्रोसेस आएगी ग्लाइकोलेशन, तो ग्लाइकोसिस है वो, ग्लाइकोसिस ये प्रोसेस समझाने के लिए सबसे इजीएस्ट पोर्शन है, होगा वो काफी लेंदी सा लेकिन इजी पोर्शन रहेगा, ठीक है, इससे ज्यादा इजी रहेगा वो, ठीक है। तो पायरुविक एसिड बना, पायरुविक कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, तो पायरुविक फिर घूमने चला जाएगा, वापस आगे की तरफ ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद में हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ATP का यूज करेंगे, ठीक है। तो ATP से AMP मतलब 2 फॉस्फेटाइन है वो हमने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। अब यहाँ पे ATP को AMP बनाने के लिए किसकी जरूरत है, टेम्परेचर की जरूरत है, और टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम है वो यहाँ पे कौन है, PPDK है, वो है यहाँ पे पायरुवेट फॉस्फेट डाई
काइनेस। तो ये आपको मैं इस साइड थ्योरी में समझा दूंगी, तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है। देन पायरुविक एसिड है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। तो इस टाइप से आपको ये साइकिल है वो पूरा का पूरा ड्रॉ करना है। अब इस साइकिल को ड्रॉ करने के बाद में आप इसकी जो थ्योरी है वो देख लीजिए। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट है, हमने देख लिए। उसी के साथ में रूबिस्को प्रेजेंट इन बीएस सेल्स, बंडल शीट सेल्स में कौन से एंजाइम प्रेजेंट है, रूबिस्को। पेप्केज पीईपी केज एंजाइम है वो किस में प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल्स में। पेप्केज इधर था, रूबिस्को कहाँ है, इधर की तरफ, जो C3 को स्टार्ट करने का काम करेगा। नो फोटो रेस्पायरेशन, इसमें किसी टाइप का फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ वाले प्रोसेस में हम कहीं नहीं कह रहे कि O2 रिलीज होगा, ये CO2 को रिलीज करेगा। और CO2 भी किसके लिए, यहाँ कैल्विन साइकिल के लिए। हम O2 को रिलीज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज एट द साइट ऑफ रूबिस्को नो O2 इज रिलीज एंड मेसोफिल सेल्स पंप्स मोर CO2 फॉर C3 साइकिल। जो यहाँ पे ये वाली मेसोफिल सेल्स है वो भी CO2 को जनरेट कर रही है, किसके लिए, यहाँ कैल्विन साइकिल के लिए, किसी भी O2 को रिलीज नहीं कर रही है। तो यहाँ पे नो फोटो रेस्पायरेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं C4 प्लांट फाउंड इन ट्रॉपिकल हैबिटेट। एडेप्टेशन इसके क्या रहेंगे, ट्रॉपिकल रीजन में जो गर्म डेजर्ट इलाके हुए उन सब में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, और हाई टेम्परेचर में ये अडेप्टेड है। उसी के साथ में लो वाटर अवेलेबिलिटी के साथ भी ये अडेप्टेड है, कि कम पानी होगा तो भी हमारे चलेगा, हाई टेम्परेचर होगा तो भी हमारे चलेगा। तो डेजर्ट वालों के साथ में होता है ऐसा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसमें जो टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम है, कल भी मैंने आपसे बताया था कि C3 साइकिल में भी क्या होता है कि ये टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव रहता है, ठीक है। और ये भी क्या रहेगा, टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव रहेगा। तो टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम है वो कौन सा है, PPDK, ठीक है। पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज जो ATP को AMP में कन्वर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। अब हमारी जो सीधी सी बात है कि भाई हमें जो एक ग्लूकोज बनाना है, यहाँ पे इस ग्लूकोज में C4 को और घुसा दिया, C3 तो हम पढ़ ही रहे थे, C4 को और घुसा दिया तो भाई यहाँ पे और ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी। हमें जितना पढ़ने में जो रहेगा उतना ही इनको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, कि मतलब ATP की आवश्यकता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। NADPH2 तो उतने ही रहेंगे, क्योंकि NADPH2 यहाँ यूज हो रहे थे, यहाँ यूज हो रहे थे, वो वापस बन रहे थे, तो यहाँ का बैलेंस तो वापस बन गया, ठीक है। तो यहाँ आपको याद करना है, फॉर 1 ग्लूकोज इज इक्वल टू 12 NADPH2, सेम वही, और 30 ATP। यहाँ 12 ATP है, उनका यूज है वो C4 साइकिल में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप से ये चीज़ है वो याद कर लीजिए। जहाँ तक क्वेश्चन मैंने आपसे कहा, तो क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो मैंने खूब सारे यहाँ पे बना दिए। उसी के साथ में आप लोगों को डायरेक्ट साइकिल पूछा जाता है, जो कंप्लीट थ्योरी है ना, जो केमिस्ट्री वाली, कि भाई इसके ऑक्सीडेशन से ये हो रहा है, फिर उसका कंप्लीट थ्योरी लिखो, फिर वो लिखो कंप्लीट, तो वो आपसे नहीं पूछा जाता, बोर्ड के लेवल पे भी नहीं पूछा जाता, वो सिर्फ समझने के लिए होता है। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन में मत आइए, C3 और C4 साइकिल को इजीली याद कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे C3 और C4 साइकिल के डिफरेंस के बारे में। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।